सजेशंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हम थोड़ी इंट्रोडक्शन देखेंगे फंडामेंटल राइट्स की और इसकी लिस्ट को देखेंगे जो हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक जो लिस्ट दी गई है फंडामेंटल राइट्स के, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे थोड़ी। फिर हम इसकी विशेषताओं के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेरिका से कैसे अलग हैं या थोड़ी उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसे हम बात करते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है, वैसे ये हमारे बेसिक राइट हैं जो सभी सिटीजन्स को होने चाहिए। अगर कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, कहीं भी डेमोक्रेसी, वहाँ पे फंडामेंटल राइट होने चाहिए, तभी तो हम उस गवर्नमेंट को, उस स्टेट को डेमोक्रेसी कहेंगे। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 में दिए गए हैं और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक इसका फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है। इसमें अगर हम बात करें, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे। उनके देखो, उनके जो इतने विस्तृत उनके यूएसए के फंडामेंटल राइट्स नहीं जितने हमारे यहाँ पे विस्तृत फंडामेंटल राइट्स है, बट इंस्पिरेशन हमें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लेके ये जो फंडामेंटल राइट्स थे ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई थी। और पार्ट 3 है, इसमें जो 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 फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 3 को कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा गया। अब मैग्ना कार्टा का यहाँ पे क्या मतलब था? 1215 में जो इंग्लैंड के उस टाइम राजा थे, उन्होंने कुछ राइट्स अडॉप्ट किए थे अपने सिटीजन्स के लिए। तो उन सिटीजन्स को जो राइट्स के लिए वो चार्ट जो एक्सेप्ट किया गया था, उसको मैग्ना कार्टा कहा गया। तो हमारे पार्ट जो 3 है, इसको भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। और इसमें ये जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये बड़े लंबे हैं, बड़े कॉम्प्रिहेंसिव हैं। उनकी हर एक बात, उनकी रेस्ट्रिक्शन के बारे में बात की गई है, उनकी एप्लीकेशन के बारे में बात करें, कब ये राइट काम करेंगे, कब ये राइट काम नहीं करेंगे, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वर्णन किया गया, ठीक है। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसेबल है। यहाँ पे ये जस्टिसेबल जो टर्म आ जाती है, ये जरूरी हो जाती है, आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है। जस्टिसेबल जो होता है कि ये हम फंडामेंटल राइट्स अगर कोई हमारे वायलेट कर रहा है, कोई स्टेट कर रही है या कोई इंडिविजुअल कर रहा है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में क्या, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स स्टेट द्वारा या किसी इंडिविजुअल द्वारा वायलेट किए जा रहे हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है वो ज़्यादा विस्तृत है। इवन जो यूएसए के अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट की बात करें, वो इतने विस्तार पूर्वक नहीं दिए गए जितने हमारे इंडिया में इनका वर्णन किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, चाहे वो स्टेट हो, चाहे कोई पर्सन हो, अगर हमारे साथ वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। देखो, हम आपको ये बात क्लियर कर देते हैं कि सभी जो राइट्स हैं, सभी राइट्स इंडिविजुअल की तरफ बात नहीं करते हम, मतलब हम किसी पर्टिकुलर राइट्स, जैसे अनटचेबिलिटी की बात करें, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन हमारे साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेट के कारण जा सकते हैं। बट सभी राइट्स हैं, मोस्ट ऑफ जो राइट्स हैं हमारे, वो हमें स्टेट्स के अगेंस्ट प्राप्त है, वो हमें इंडिविजुअल के अगेंस्ट प्राप्त है। एक दो राइट को, जैसे मैंने हमने अनटचेबिलिटी के फंडामेंटल राइट की बात करी, हाँ वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी आप कोर्ट में जा सकते हो, पर सभी राइट्स, लगभग राइट्स हैं जो स्टेट के अगेंस्ट हमें मिले हुए हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब अगर हमें जो इक्वलिटी को अपहोल्ड करना है, अगर हम कहते हैं हमारे सभी लोग समान हैं, ठीक है, सभी लोग समान है, सभी इक्वल हैं, या किसी इंडिविजुअल की इज्जत के बारे में, डिग्निटी के बारे में बात हो, या लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को अगर मेंटेन करना, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को या नेशन की यूनिटी को ध्यान में रखने के लिए ही हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए, ताकि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी के साथ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, किसी के साथ ठीक है, किसी इंडिविजुअल की डिग्निटी पे कोई सवाल ना आए, या अगर किसी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट और नेशन की यूनिटी को कायम रखने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमें बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन से फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है। अब फंडामेंटल राइट का क्या है? फंडामेंटल राइट ये है कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडिया को प्रमोट करते हैं। देखो, यहाँ पे भी डेमोक्रेसी होगी, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स होने जरूरी हो जाते हैं। सपोज करो अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो वहाँ पे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है या उस देश में डेमोक्रेसी है। इन केस अगर आपको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं और फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट भी होते, तो आप सोच रहे हैं आपके देश में टायरानी है, आपके देश में डिक्टेटरशिप है, जहाँ आपके देश में निरंकुश शासन है, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। अब इसी को एक डेस्पोटिक रूल या अथॉरिटेरियन रूल को
कि एस्टेब्लिशमेंट को प्रिवेंट करने के लिए ही जो जहाँ हमारी सिविल लिबर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए, जहाँ लोगों की फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए, कि ताकि जो स्टेट है हमारी सिविल लिबर्टीज़ पर, जहाँ हमारी फ्रीडम पर कोई प्रतिबंध ना लगा दे, जहाँ भी हमारी स्टेट है जो अथॉरिटेरियन ना बन जाए, जहाँ डेस्पोटिक ना बन, डेस्पोटिक का मतलब होता है निरंकुश शासक, जहाँ जिसे हम डिक्टेटर बोल देते हैं एक तरह का, भी ऐसा ना बन जाए। तभी हमारी स्टेट ने हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए, ताकि स्टेट अगर हमारे साथ धक्का करे, या कई मामलों में अगर कोई इंडिविजुअल भी हमारे साथ धक्का करे, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट्स दिए गए, हम कोर्ट कचहरी में जा सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट्स को अप्लाई करवा सकते हैं। अब क्या है कि जैसे टायरानी होती है, टायरानी डिक्टेटरशिप को ही बोल देते हैं, कोई एक राज कर रहा हो, कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव, जो हमारी कार्यपालिका है, वो डिक्टेटर ना बन जाए, ठीक है, उस पर लिमिट लगाने के लिए, या जो हमारा लेजिस्लेचर है, जो हमारा कानून बनाता है, वो कहीं आर्बिट्रेरी का मतलब, आर्बिट्रेरी लॉज का मतलब होता है यहाँ पे मनमर्जी के लॉ हमारे पास पर इम्पोज ना करने लग जाए। तो इसी से हम कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, कि कहीं हमारी एग्जीक्यूटिव हमारे पर ज़्यादा लिमिटेशंस ना लगा दे, या हमारे जो लेजिस्लेचर में एमएलएस या एमपीज वगैरह वो हमारे पर मनमर्जी के लॉज ना इम्पोज कर दे। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स हमें इसलिए प्रोवाइड किए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करने का कारण ये है कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ लॉज होनी चाहिए, नियमों की सरकार होनी चाहिए, ना कि लोगों की सरकार होनी चाहिए। लोगों इन मतलब कुछ लोगों की, ना कि कुछ लोगों की सरकार होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पर गवर्न कर रहे हैं वो लॉज के नियमों के अकॉर्डिंग चले, ना कि लोगों के अकॉर्डिंग चले। फंडामेंटल राइट्स को जो फंडामेंटल नाम दिया गया है, वो इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ये हमारे बेसिक राइट्स हैं, ठीक है ना। तो ये क्योंकि ये फंडामेंटल है, कॉन्स्टिट्यूशन इनको प्रोटेक्ट करता है, तो इनको फंडामेंटल लॉ, इनको फंडामेंटल राइट्स बोला गया। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड द्वारा ही हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए, तो इसी कारण भी इसको फंडामेंटल राइट्स बोल देते हैं। ऑन द अदर हैंड, ये जो इनको फंडामेंटल राइट्स इसलिए भी बोला गया, फंडामेंटल इसलिए भी बोला गया क्योंकि इनकी जो सेंस है, वो ये जो राइट्स हैं वो एक पर्सन की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसी कारण ही भी इनको फंडामेंटल बोला। अब वो ओवरऑल डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए, जैसे फाइनेंशियली किसी पर्सन को ऊपर जाना है, या इंटेलेक्चुअल लेवल पे किसी पर्सन को ग्रो करना है, या मॉरल नैतिकता के आधार पे किसी पर्सन को ग्रो करना है, या स्पिरिचुअल धार्मिक विचारों की तरफ से अगर किसी बंदे को ग्रो करना है, तो उसकी ये सारी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सारी तरह की डेवलपमेंट हमें प्रोवाइड करते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स की एप्लीकेशन सही तरह से होती है। तो एक पर्सन मटीरियली, इंटेलेक्चुअली, मॉरली और स्पिरिचुअली सभी तरह से अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकता है। अब देखते हैं हम कि लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हम इसमें बहुत थोड़ा देखेंगे कि कौन सा राइट कहाँ पे दिया गया, फिर हम सीधा विशेषताओं पे आ जाएंगे। ये हमने एक सीरीज शुरू की हुई है, ये इसमें हम आपके हर एक आर्टिकल में हर एक राइट की बात करेंगे, चाहे कोई भी वो राइट हो, आने वाली वीडियोस में अपनी डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं राइट टू इक्वलिटी। जो राइट टू इक्वलिटी दिया हुआ है वो 14 से 18 तक दिया गया, सभी को इक्वल माना जाएगा, किसी के साथ भी इक्वलिटी की बेसिस पे किसी जो लॉ भी होगा वो भी इक्वल होगा, और सरकार किसी भी तरह डील करेगी तो वो सबको इक्वल मान के चलेगी। फिर वो आ जाता है आर्टिकल 19 से 22 तक, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। आप अपनी बात रख सकते हो, आप अपना फ्रीली अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करते अपनी बात रख सकते हो, और इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आ जाएगा आर्टिकल 19 से 20 वाले में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24 तक। आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार इसको बोलते हैं हिंदी में, कि आपका कोई भी किसी तरह का शोषण नहीं कर सकता है, वो किसी तरह का भी शोषण हो सकता है। जैसे इसमें वो भी आएगा, जैसे बच्चों जो चाइल्ड लेबर बच्चों से करवाई जाती है धक्के से, वो भी इसमें हो जाएगा। तो आपके पास राइट है, अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हो। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया कि आपके पास कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने का, उसको प्रोपेगेट करने का, ठीक है, कोई भी अपना धार्मिक समागम करवाने का आपके पास अधिकार है, आपके पास कोई भी फ्रीडम, मतलब आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक। और कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स 29 to 30, आपके जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स इसमें दे रखे हैं 29 to 30। जैसे मिनॉरिटीज को बोल रखा है कि आप अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बना सकते हैं, ठीक है। फिर राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, इसको रिमूव कर दिया गया था, आर्टिकल 44 के तहत इसको रिमूव कर दिया गया था, ये अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, इसको लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A में, ठीक है। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, जो वेरी इंपॉर्टेंट सबसे, जिसको बी आर अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन कहा था वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। इसमें क्या है, अगर ऊपर वाले जितने आपको राइट दे रखे हैं, जितने फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, अगर ये आपके एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ये आपके इनको कोई वॉयलेट कर रहा है, इनको कोई नष्ट कर रहा है, तो आप डिफरेंट रिट के तहत जो डिफरेंट 5 रिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी हैं, उनके तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इस राइट के तहत आप अपने राइट्स की एप्लीकेशन करवा सकते हो। ठीक है, फिर अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी को क्यों डिलीट कर दे रहे हैं। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब कि सभी को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, तो इसको अमेंडमेंट 44 के तहत इसको डिलीट कर दिया गया, इसको एक लीगल राइट बना दिया गया था। अब ये आर्टिकल 300A में और पार्ट 12 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 हैं। और अगर हम करेंगे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ 26 जनवरी और 1950 को जब इंप्लीमेंट हुआ था तब कितने थे, तो तब 7 थे। ठीक है, तो अब ये क्या राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव क्यों किया गया, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी कई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। जैसे हमने सेकुलर वर्ड डाल दिया था, ठीक है, हम सोशलिज्म की बात करते थे, ठीक है, सोशलिज्म की बात करते थे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते थे। तो एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आपको राइट टू प्रॉपर्टी है, आप कितनी भी प्रॉपर्टी अक्यूमुलेट कर सकते हो, बट दूसरी साइड आप सोशलिज्म की बात कर रहे हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो फंडामेंटल राइट था, कहीं ना कहीं हमें सोशलिज्म की ओर जाने से रोक रहा था, कहीं ना कहीं इस चीज़ में बाधा बन रहा था, क्योंकि हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करना चाहते थे। बट ऑन द अदर हैंड आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी था, आप लोग उसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते थे। तो इसको रिमूव किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1978 में, और प्रेजेंट टाइम में ये आर्टिकल 300A में और पार्ट 12 कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एक लीगल राइट माना गया है। और क्या फीचर्स हैं, अब हम इसके फीचर्स की बात करेंगे। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं, वो दूसरे देशों से कैसे अलग हैं। ठीक है, तो कुछ तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे सिटीजन्स को मिले हुए हैं, और कुछ और लोगों को भी मिले हुए हैं। और लोगों को मतलब अगर चाहे वो हमारे देश के सिटीजन्स हैं चाहे नहीं हैं, चाहे वो फॉरेन, उनको भी मिले। जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि लॉ के सामने सभी बराबर होंगे। ठीक है, वो हमारे लोगों को भी मिला गया और दूसरे लोगों को भी मिला गया। सपोज करो एक फॉरेनर यहाँ पे कत्ल करता है और एक यहाँ का आदमी कत्ल करता है, तो उनको बराबर की ही सजा मिलने वाली, उनको अलग अलग सजा नहीं मिलेगी। तो हम कह सकते हैं हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो फॉरेनर सिटीजन, कई फंडामेंटल राइट्स हमारे सिटीजन्स को मिले और उनमें से ही कुछ फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर को भी मिले हुए हैं। ठीक है, वो चाहे वो लीगल पर्सन हो, चाहे वो कॉरपोरेशन हो, चाहे सिटीजन हो, चाहे फॉरेनर हो, उन पर इक्वली इम्पोज होते हैं, उन पर इक्वली लागू होते हैं। अब ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं अपने आप में पूरे नहीं हैं, बट ये क्वालिफाइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने आप में दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, अपने आप में पूरे नहीं है बट ये क्वालिफाइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेट है हमारे फंडामेंटल राइट्स पे प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, बट ये रेस्ट्रिक्शन जो स्टेट द्वारा लगाई जाएंगी, ये रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल हैं या ये रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल नहीं है, ये डिसाइड किया जाएगा कोर्ट्स द्वारा। ठीक है, अब इंडिविजुअल की लिबर्टी और सोशल कंट्रोल के बीच में बैलेंस बनाने के लिए राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड दोज ऑफ द सोसाइटी एज ए होल, उसमें बैलेंस भी क्रिएट करते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअल के राइट, जैसे हम देते हैं मोरालिटी के बेस पे भी कई बार रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है हमारे फंडामेंटल राइट्स। इससे क्या है, सोसाइटी पे बुरा असर पड़ रहा होता है। आप कहते हैं हम तो फ्री हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो मोरालिटी के बेसिस पे भी कई बार फंडामेंटल राइट्स पे इम्पोजिशन लगा दी जाती हैं। तो सोशल कंट्रोल, सोसाइटी की लिबर्टी और इंडिविजुअल की लिबर्टी को के बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए भी हमारे फंडामेंटल राइट्स काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो लगभग जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये स्टेट अगर हमारे पास हमारे अगेंस्ट कोई आर्बिट्रेरी एक्शन ना ले, इसलिए दिए गए। मन मर्जी का एक्शन स्टेट अगर हमारे अगेंस्ट ना ले, इसलिए हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए। पर कई जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट हमें मिले हुए हैं। जैसे हम बात कर लें अनटचेबिलिटी की। देखो, अगर स्टेट आपके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रही है, यू कैन गो टू कोर्ट। बट इवन अगर कोई कॉरपोरेशन है, कोई इंडिविजुअल है, कोई ऐसा है, ठीक है, कोई पर्सन है, जो ग्रुप ऑफ पर्सन है, अगर वो भी आपके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है, तो देन यू कैन ऑल्सो गो टू कोर्ट। तो हम कह सकते हैं ये स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है,
और अगर कई केसेस में अगर प्राइवेट इंडिविजुअल भी आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं तो भी ये आपकी सहायता करते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स। अगर हम इनके करैक्टर के बारे में बात, किसी केसेस में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे नेगेटिव हैं। नेगेटिव में आप यहाँ पे देखना कि ये सरकार के ऊपर लिमिटेशंस लगाते हैं, सरकार को कोई काम करने से रोकते हैं। जिससे क्या काम करने से सरकार को रोकते हैं? सरकार को ऐसा काम करने से रोकते हैं कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे, स्टेट को रोकते हैं कि जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो, जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स का खंडन हो। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करे, तो इन केस ये नेगेटिव है। अब पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव इसलिए है कि ये इंडिविजुअल पर्सन्स को कुछ प्रिविलेजेस प्रोवाइड करते हैं, कोई इंडिविजुअल पर्सन्स को ये फंडामेंटल राइट पावर प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर स्टेट आपके अगेंस्ट बोलती है ना, स्टेट आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लेती है जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, देन यू कैन गो टू कोर्ट एंड यू कैन स्पीक अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑल्सो। ठीक है, अब ये जस्टिसेबल है, मैंने आपको पहले भी बताया जी हमारे फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल होने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है? जस्टिसेबल मतलब आपको जस्टिस मिलेगा। अगर कोई भी पर्सन कोई भी पर्सन या स्टेट आपके फंडामेंटल राइट्स आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, कब आप कोर्ट में जाओगे? जब ये अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, चाहे स्टेट है चाहे इंडिविजुअल है, आप कोर्ट जा सकते हो। जब ये आपके जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वायलेट हो जाते हैं, उस केस में भी जा सकते हो। ठीक है, अब इनको डिफेंड कौन करता है? फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड कौन करता है? ये हमारा सुप्रीम कोर्ट हमें गारंटी देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो मैं हूं, आप मेरे पास डायरेक्टली भी आ सकते हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि अगर हाई कोर्ट ने कोई अपील आपकी कोई अपील रद्द कर दी है, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन वाली है, तो आपको हाई कोर्ट से किसके अपील सुनने के बाद आप डायरेक्टली भी जा सकते हो। पहले आप कोर्ट में जाओ, नो डाउट हाई कोर्ट में जाओ। अगर हाई कोर्ट ने अपील आपकी रद्द कर दी तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, वो तो वे एक आपके पास है ही है। बट ऑन द अदर हैंड आप हाई कोर्ट में जाए के बजाय सीधा आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। ये क्योंकि जो लास्ट और फाइनल गारंटर है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, वो सुप्रीम कोर्ट ही माना जाएगा। अब जो हमारे फंडामेंटल राइट है ये सैक्रोसेंट नहीं है और ना ही ये परमानेंट है। सैक्रोसेंट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इन पे क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ठीक है, इन पे क्वेश्चन किया जा सकता है, इन पे कोई ना कोई रोक लगाई जा सकती है, और ये परमानेंट भी नहीं है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिपील कर सकती है। ठीक है, बट वो कैसे किया जाएगा? पार्लियामेंट वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया जाएगा। अगर पार्लियामेंट आपके फंडामेंटल राइट्स को रिपील करने जा रही है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा किया जाएगा, किसी ऑर्डिनरी एक्ट द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और अब अगर पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स में चेंज करने जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत चेंज करने जा रही है, तो पार्लियामेंट को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो केशवानंद भारती केस में आया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखना चाहिएगा। पार्लियामेंट कोई भी ऐसा फंडामेंटल राइट्स में चेंज नहीं कर सकती जिससे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का खत्म हो जाए। ठीक है, अब ये नेशनल इमरजेंसी के टाइम ये सस्पेंड किए जा सकते हैं। आपको बताया कि ये सैक्रोसेंट नहीं है। ठीक है, ना ये परमानेंट है। नेशनल इमरजेंसी जो लगती है हमारे देश में आर्टिकल 352 के तहत, उसके टाइम पे ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, इनको सस्पेंड किया जा सकता है। आप नहीं डिमांड कर सकते कि हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करो, तो स्टेट कोई भी रूल रेगुलेशन बना के आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकती है नेशनल इमरजेंसी के तहत। बट जो आर्टिकल 20 है और जो आर्टिकल 21 है, ये सस्पेंड नहीं होंगे नेशनल इमरजेंसी के टाइम। बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जितने भी आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सस्पेंड हो जाएंगे। बट आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किए जा सकते। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आर्टिकल 20 क्या होता है? आर्टिकल 20 का मतलब यहाँ पे ये होता है कि किसी भी पर्सन पर जितना उसने क्राइम किया है उतनी ही उसको सजा होगी। इसका मतलब क्या होगा? आप उसको एक्सेस में सजा नहीं दे सकते हो। जितना रूल और लॉ में लिखा हुआ है, जितना लॉ, क्योंकि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ लॉज है। ठीक है, गवर्नमेंट लॉ है, तो आप उसको उतनी ही सजा देंगे जितना उस कॉन्स्टिट्यूशन में या आईपीसी में लिखा हुआ है। आप उससे ज़्यादा उसको सजा नहीं देंगे। तो आर्टिकल 20 वाली जो हमें फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, ये खत्म नहीं होगा ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। और आर्टिकल 21 की बात करें, हमारी जो लाइफ की होती है, पर्सनल लिबर्टी की होती है, ये भी नहीं हो सकता। हम चाहे तो अपनी पर्सनल लिबर्टी, अपनी प्राइवेसी के जो राइट्स होते हैं वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम वो खत्म नहीं होंगे, बाकी सारे खत्म हो सकते हैं। ठीक है, फर्दर जो आर्टिकल 19 में जो हमें सिक्स फंडामेंटल राइट्स गारंटी किए गए आर्टिकल 19 में, वो किस टाइम सस्पेंड किए जा सकते हैं? वो तब सस्पेंड किए जा सकते हैं जब इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन है।
इसका मतलब क्या हुआ, दो तरह की इमरजेंसी होती है ना, एक एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक इंटरनल इमरजेंसी। सपोज करो अगर हमने नेशनल इमरजेंसी लगाई है और वो एक्सटर्नल इमरजेंसी के बेसिस पे लगी है, मतलब ग्राउंड्स ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे लगी है, तो तभी जो हमारे आर्टिकल 19 में 6 गारंटी, जैसे राइट टू एसोसिएशन, राइट टू मूव फ्रीली, ये वाली जितनी भी हमारी लगी, राइट टू प्रोफेशन, ये इन पे जो तो तभी इनको सस्पेंड किया जा सकता है। अगर नेशनल इमरजेंसी इंटरनल इमरजेंसी के बेसिस पे लगी हुई है, तो जो हमारे आर्टिकल 19 में हमें 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो सस्पेंड नहीं होंगे, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के केसेस में जो आर्टिकल 19 में जो हमें 6 जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं। अब हम बात करें कि और क्या क्या इस पे लिमिटेशन है, इनके स्कोप को और भी लिमिट किया जा सकता है। जैसे अगर हम आर्टिकल 31A की बात करें, अगर सरकार चाहती है कि मैंने किसी स्टेट को एक्वायर करना है, किसी कॉरपोरेशन को एक्वायर करना है, क्यों करना है, ठीक है, क्यों करना है, क्योंकि वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सरकार उसको एक्वायर करना चाहती है। जब सरकार सोचती है कि अगर ये एस्टेट हमारे हाथों में होगी तो हम इसको सही तरह से रन कर सकते हैं, तो इन केसेस में अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, क्योंकि आर्टिकल 31A भी एक रेस्ट्रिक्शंस लगाता है अपने फंडामेंटल राइट्स पे। ऑन द अदर हैंड अगर हम 31B आर्टिकल की बात करें तो इसमें भी सीधा लिख रखा है, अगर 9th शेड्यूल में अगर कोई रूल रेगुलेशंस हैं वो आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट चले जाते हैं तो आप कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ऑन द अदर हैंड एक आर्टिकल 31C में लिखा हुआ है कि अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अगर हम इफेक्ट देना चाहते हैं, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अगर हम कहीं ना कहीं, वैसे हम आपको बता दें कि जब भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है तो जब कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है, तो कोर्ट यही हमेशा कहता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स सर्वोपरि हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीचे। बट आर्टिकल 31C में ऐसा कह रखा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ काम ऐसा करना चाहती है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो सरकार को दिए गए दिशा निर्देश हैं उनको अप्लाई करना चाहती है, तो आपको 31C के तहत आपको फंडामेंटल राइट्स पे भी रोक लग सकती है थोड़ी बहुत। बट ये बात ध्यान रखना, जो फाइनल जो होता है वो अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स पे हम ये माने कि सुप्रीम कौन है, किसको ज़्यादा तवज्जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी जाती है, तो वो फंडामेंटल राइट्स को ही दी जाती है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं वो नॉन जस्टिसेबल होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारे ये होते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जस्टिसेबल होते हैं। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को सरकार जब कोई सिस्टम किसी भी तरह से वो इसको जस्टिसेबल बना सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से ये जस्टिसेबल नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज भी नॉन जस्टिसेबल होती हैं। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज कोई पर्सन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट नहीं जा सकते हो। बट अगर आप एक बात ध्यान रखो, अगर पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल ड्यूटीज को जस्टिसेबल बना सकती है कोई ना कोई लेजिस्लेशन लाकर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो आर्म्ड फोर्सेस के जो इनकी एप्लीकेशन होती है आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, जहाँ इंटेलिजेंस सर्विसेज होती हैं, जहाँ आर्मी होती है, पुलिस फोर्सेस होती हैं, ठीक है, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं पार्लियामेंट द्वारा उनको एब्रोगेट या उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आपने देखा होगा भी जो आर्मी पर्सन्स होते हैं, जहाँ जो पुलिस पर्सन्स होते हैं, उनके पास इतनी आज़ादी नहीं होती जितनी दूसरे लोगों के पास होती है। खास करके अगर कोई वार लगी हो या कोई इंटरनल इमरजेंसी लगी हो, उन केसेस में जो आर्म्ड फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के पर्सन है, पुलिस फोर्सेस के पर्सन है, इंटेलिजेंस एजेंसी के पर्सन है, जहाँ और कोई भी सर्विसेज के पर्सन है जो डिफेंस से रिलेटेड है, तो पार्लियामेंट उनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। ये आर्टिकल 33 में लिखा हुआ है। फिर क्या, जो इनकी एप्लीकेशन आगे और भी, अगर कहीं पे मार्शल लॉ लगा हुआ है, मतलब कहने का मतलब मिलिट्री का रूल लग गया कहीं ना हमारे देश में लग गया, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है इन सर्कमस्टेंसेस। मिलिट्री का लॉ आ गया, जब गवर्नमेंट नहीं होती, जब लोगों की गवर्नमेंट नहीं होती है, तो कई बार कई देशों में आपने देखा होगा, कई देशों में कू हो जाता है तो मिलिट्री का कब्जा हो जाता है इस सिस्टम पे, तो वहाँ पे मार्शल लॉ लग जाता है। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास जो लॉ, आपके पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये एबनॉर्मल असाधारण सर्कमस्टेंसेस बन जाती हैं और इसको रिस्टोर करने के लिए आपके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाएंगे, ठीक है। और जो मार्शल लॉ होती है ये नेशनल इमरजेंसी से अलग होता है, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ देम मतलब ये जो हैं अपने फंडामेंटल राइट्स हैं वो एनफोर्सेबल है।
एनफोर्स मतलब अपने आप ही एनफोर्स हो जाता है, सेल्फ एग्जीक्यूटरी है। सेल्फ एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या होता है, अगर आपको पास राइट टू फ्री एक्सप्रेशन है, अगर अपनी आप बात रखने का आपको पास फंडामेंटल राइट है कि आप बोल सकते हो, अपना विचार रख सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, ये तो सेल्फ एग्जीक्यूटरी है। बट कुछ कुछ रूल रेगुलेशंस ऐसे हैं, कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिनको एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। जैसे हम अगर बात करें कि चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट अगर आपको कोई एक्सप्लॉयटेशन करता है चाइल्ड लेबर के तहत, तो आप कोर्ट जा सकते हो। बट इसको सरकार ने क्या किया, सरकार ने इसको ऐसे इंप्लीमेंट किया, एक चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट एक लॉ लेके आई, ठीक है। फिर इसको इम्पोज किया गया कि अगर कोई चाइल्ड लेबर किसी पर्सन से करवाता है, किसी बच्चे से करवाता है, तो हम उसको सजा देंगे, ठीक है। मतलब अपने आप ये एनफोर्सेबल नहीं था, उसको कोई पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा उसको एनफोर्सेबल बनाया गया। और ऑन द अदर हैंड कई ऐसे रूल एंड रेगुलेशन हैं जो सेल्फ एग्जीक्यूटिव होते हैं, अपने आप एनफोर्स हो जाते हैं। फिर एक बात और आप बात करते हैं, अब आर्टिकल 17 कहता है कि आप जो छुआछात वो इंडिविजुअल भी किसी के साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकता और स्टेट भी छुआछात किसी पर्सन के साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकती। बट इसको इफेक्ट में लाने के लिए, इसको एनफोर्स में लाने के लिए सरकार ने क्या किया, 1989 में शेड्यूल्ड ट्राइब का जो एक्ट आया था उसको लेके आई, ताकि आर्टिकल 17 को इम्पोज किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जा सके, ताकि लोगों का फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो। तो ये हमने आपके साथ आज डिस्कस किया कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, हमने इसकी लिस्ट देखी और हमने फंडामेंटल राइट्स की विशेषताएं की जो बहुत ज़रूरी हो जाती है। आने वाले टाइम में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में और भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।